हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है उसी के बारे में। दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है अंतिम श्वसन तंत्र, इसे ही श्वसन मांसपेशिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मानव श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग होता है अंतिम श्वसन तंत्र, इसे श्वसन मांसपेशिया के नाम से क्यों जाना जाता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मानव श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है यह दोस्तों संबंधित होता है श्वसन की क्रिया से। दोस्तों, मेरे बातों पर आप लोग ध्यान देना। आपकी जो श्वसन की क्रिया होती है और जो श्वसन का प्रक्रम होता है, ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से अलग होता है। ये बिल्कुल भी दोस्तों एक दूसरे के समान नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के यह भिन्न होते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्वसन के प्रक्रम से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे हमारे शरीर की जो गतिविधियां होती है वो सुचारू रूप से संचालित हो पाती है। बल्कि जो आपकी श्वसन की जो क्रिया है दोस्तों, वो क्या करता है कि श्वसन के प्रक्रम का एक साधन उपलब्ध कराता है। अगर ये साधन ना रहे तो उस स्थिति में आपके श्वसन का जो प्रक्रम है वो दोस्तों रुक जाएगा, अर्थात तो बिल्कुल भी दोस्तों वो पूर्ण नहीं हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है वो किससे संबंधित होता है। तो यह दोस्तों संबंधित होता है श्वसन की क्रिया से। और आप सभी जानते होंगे कि जो श्वसन की क्रिया होती है ये दोस्तों किससे संबंधित होती है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो सांस लेने और छोड़ने से संबंधित होती है। आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उस स्थिति में ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करते हैं, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके माइंड में जरूर सवाल आया होगा कि सांस लेने और छोड़ने के क्रम में हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि सहायता करता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके शरीर में जो आपका मांसपेशियां है, पसलियां है, फेफड़े से संबंधित, वही दोस्तों आपके सांस को लेने और छोड़ने में सहायता करता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अभी आप सांस ले रहे हैं। जब दोस्तों आप सांस ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपके फेफड़े के पास की जो पसलियां होंगी वो दोस्तों फैल जाती हैं। जैसे ही दोस्तों आप अगर सांस को छोड़ते हैं तो उस स्थिति में आपके फेफड़े के पास की जो पसलियां होती है, जो मांसपेशियां होती है, वो दोस्तों पुनः से अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, अर्थात वो सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पसलियां होती हैं फेफड़े के, वो दोस्तों फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या करती है, आपके शरीर में गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो हम लोग दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो पसलियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, इनके सिकुड़ने और फैलने के कारण ही गैसों का जो आदान और जो प्रदान है वो हमारे फेफड़े तक हो पाता है। इसीलिए मानव श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है दोस्तों अंतिम श्वसन तंत्र, इसे श्वसन मांसपेशिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो दोस्तों तंत्र है आपका, यह संबंधित होता है मांसपेशियों का, यानी जो आपकी पसलियां होती है इसके फैलने और सिकुड़ने से। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया है, आप लोग समझना। अंतिम श्वसन तंत्र अर्थात इसी को कहा जाता है श्वसन मांसपेशिया। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि दो ठो प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला होता है सांस लेना और दूसरा होता है सांस छोड़ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से, नासिका मतलब होता है नाक, नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवारों में स्थित केशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। देखिए दोस्तों, सुनना आप लोग यहाँ पर ध्यान से। आप लोग दोस्तों जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में दोस्तों आप वायु को ग्रहण करते हैं, अर्थात आपकी जो नासिका होती है वो ऐसा नहीं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है उसको पहचान लेती है और उसी को वो ग्रहण करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो वायु होता है वो दोस्तों गैसों का एक मिश्रण होता है। तो इसी वायु को क्या करती है, वो दोस्तों आकर्षित करती है। यानी जब आप सांस लेते हो तो आपके नासिका के माध्यम से जब गैस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। लेकिन उन्हीं गैसों में आपके शरीर को जिस गैस की आवश्यकता होती है उसी गैस को क्या करता है, उसी गैस को दोस्तों जो आपका फेफड़ा है वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो आप सभी को पता है कि आपके शरीर में जिस गैस की आवश्यकता होती है उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। तो जब आपका दोस्तों वायु आपके नासिका के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचती है तो वहां पर जानते क्या होता है, वहां पर दोस्तों देखिए बताया जा रहा है ना, फेफड़े तक पहुंचती है जहां इसका ऑक्सीजन कहने का मतलब है
कि जो हवा है वो क्या है, गैसों का एक मिश्रण। तो उस गैसों के मिश्रण में जो ऑक्सीजन है उसी को क्या करता है, उसी को दोस्तों जो फेफड़ा है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे, तो देखिए, और इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवारों में स्थित केशिकाओं के रक्त में चला जाता है। फेफड़े की जो दीवारें होती है वो दोस्तों कैसी होती हैं, फेफड़े की जो दीवारें होती है या दोस्तों जो आपकी श्वास नली है ना, मैंने बताया था ना पिछला वीडियो में, जो श्वास नली होती है वो जब विभाजित होती है प्रथम बार तो उसे कहा जाता है श्वसनी। और इसी तरीके से जब वो अपने आप को विभाजित करती जाती है तो उन सारे स्वरूप को कहा जाता है श्वसनिका। तो दोस्तों जो आपके फेफड़े की जो दीवारें होती है उस पर क्या होता है, उस पर दोस्तों श्वसनिकाओं का क्या होता है, श्वसनिकाओं का दोस्तों जाल होता है। और साथ ही जो फेफड़ा होता है वो काफी स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। और वहां पर स्थित जो केशिकाएं होती है फेफड़े की दीवारों में, वहां पर जब दोस्तों रक्त का प्रवाह होता है तो उसी रक्त में जो आपका ऑक्सीजन है वो दोस्तों चला जाता है। क्योंकि जो आपका रक्त होता है उसमें दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है जिसे कहा जाता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि इस ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग कर लेता है। देखिए आपके शरीर में जो आवश्यक गैस है वो कौन है भाई, तो वो है आपका ऑक्सीजन। और आपने लिया है किसको, आपने लिया है वायु को। तो वायु के साथ आने वाले जो गैस होंगे वो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन से भी अतिरिक्त गैसें होंगे। लेकिन दोस्तों आपके शरीर के रक्त में उपस्थित जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कि अपना जो संबंध है वो केवल ऑक्सीजन गैस के साथ ही बनाता है। जब रक्त में उपस्थित जो वर्णक हेमोग्लोबिन है जब ऑक्सीजन गैस के साथ अपना संबंध बनाता है तो इसी हेमोग्लोबिन की सहायता से जो आपका ऑक्सीजन है दोस्तों वो आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच पाता है। अगर ये हेमोग्लोबिन ना हो तो उस स्थिति में इस ऑक्सीजन का जो गमन है वो आपके शरीर के कोशिकाओं में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरी बात को आप लोग समझे, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों इस चीज को समझ सकते हैं। और यही जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, तो इसी क्रिया को दोस्तों हम लोग प्रश्वास के नाम से जानते हैं। प्रश्वास को ही कहा जाता है अंतःश्वसन। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अंतःश्वसन। अंतर का मतलब होता है अंदर की ओर, श्वसन का मतलब होता है श्वसन की क्रिया, यानी सांस लेने की जो क्रिया है वही कहलाता है अंतःश्वसन और इसी को कहा जाता है प्रश्वास। ठीक है, आप लोग समझकर रखना। अगर हम बात करें इसके अगले क्रिया का यानी दूसरे क्रिया का, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। इसीलिए मैंने बताया इसके विपरीत यानी जस्ट इसके उल्टा दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया CO2 बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आपके शरीर में श्वसन का प्रक्रम होता है तो उस स्थिति में दोस्तों वायवीय श्वसन के फलस्वरूप आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब दोस्तों आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो उस स्थिति में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपके शरीर के रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ संयोग करके वह दोस्तों रक्त प्रवाह के कारण आपके शरीर के फेफड़ों तक आता है। जब भी दोस्तों शरीर के फेफड़ों तक आता है तो यह कुपिकाओं के माध्यम से श्वसनिकाओं से होते हुए दोस्तों कहां चला जाता है, यह दोस्तों चला जाता है आपके फेफड़े तक। और आपके फेफड़े में दोस्तों क्या है, आपके फेफड़े में जो शेष हवा बची है ना, देखिए जब आपने सांस लेने के क्रम में जब आपने वायु को ग्रहण किया तो सारा का सारा जो वायु है वो तो आपके शरीर में नहीं गया। उस वायु में मिश्रित जो आपका ऑक्सीजन गैस है केवल वही दोस्तों आपके शरीर की कोशिका में गया। बाकी जो शेष हवा होता है वो बिल्कुल भी दोस्तों आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि आपके इस वायु में उपस्थित जो अन्य गैसें होती हैं वो रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अपना बिल्कुल भी संबंध नहीं बना पाती। इसीलिए दोस्तों वो बिल्कुल भी आपके शरीर के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों ये जो अवायु होते हैं, ये जो हवा होते हैं, ये वहीं पर रुक जाते हैं। बाद में दोस्तों क्या होता है, मतलब जब ऑक्सीजन जब दोस्तों आपके शरीर में जब वो जाने लगती है तो उसी के साथ दोस्तों जब आपके श्वसन का प्रक्रम पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में जो आने वाला रक्त के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपके बचे हुए शेष हवा के साथ क्या करता है, यह दोस्तों जुड़ जाता है, यह संयोग कर लेता है। और जब यह संयोग कर लेता है तो फेफड़े की सहायता से क्या करता है, यह दोस्तों फेफड़े की सहायता से आपके श्वास नली से होते हुए नासिका से बाहर निकल जाता है। और इस आधार पर दोस्तों क्या होता है कि आपके श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इनका विनिमय होते रहता है, अर्थात आदान प्रदान होते रहता है। तो उस स्थिति में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे जो मेन योगदान है ये किसका होता है, तो यह दोस्तों पसलियों का होता है। जो आप पसलियां देख रहे हैं, पसलियां, इन पसलियों का होता है। देख सकते हैं मैंने लिखाया है वायु अंदर जाती है और पसलियां बाहर की ओर गति करती है। यानी कि वायु अंदर जाती है कहने का मतलब
दोस्तों जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में जब वायु आपके शरीर में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो पसलियां होती हैं वो फैल जाती हैं। इस फिगर की तुलना में आपको इस फिगर में देखने में ये लगेगा कि इसकी जो पसलियां हैं ये दोस्तों क्या है, कुछ दोस्तों फैली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी जो पसलियां हैं ये बिल्कुल भी फैली हुई नहीं है, बल्कि यह समान रूप में है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सांस छोड़ने के क्रम में तो देखिए बताया जा रहा है वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है और पसलियां अंदर की ओर गति करती है। यानी क्या होता है दोस्तों, ये जो पसलियां होती है ये सिकुड़ जाती है। मतलब जो पसलियां होती हैं वो श्वसन की क्रिया में फैलने सिकुड़ने फैलने सिकुड़ने फैलने सिकुड़ने का काम करती है। और इनके इसी फैलने और सिकुड़ने के कारण आपकी जो गैसें होती है वो फेफड़ों में दोस्तों प्रवेश करता है। अगर ये दोस्तों बिल्कुल भी ना फैले या ना सिकुड़े तो उस स्थिति में जो आपका गैस होगा, जो आपका हवा होगा, वो बिल्कुल भी आपके फेफड़े में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों प्रवेश करने के लिए चाहिए क्या, प्रवेश करने के लिए दोस्तों चाहिए आपके फेफड़े में स्थान। और आपके फेफड़े में जो स्थान होता है वो इन पंसलियों के संकुचन और फैलाव पर ही निर्भर करता है। तो इन्हीं के योगदान के कारण जो गैसें होती हैं वो आपके फेफड़े में प्रवेश कर पाती हैं, जिसे कुपिका तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है श्वासनिका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बात करते हैं परश्वास क्रिया पर, यानी कि अंतः श्वसन क्रिया पर। तो देखिए अंतः श्वसन क्रिया में क्या बताया जा रहा है भाई, इसमें बताया जा रहा है सीने की 12 जोड़ी पसलियां। दोस्तों जो आप ये पसली देख रहे हैं, जो पसली देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 12 ही लिखा है, 12 जोड़ी का मतलब कि इधर 12 होगा तो इधर भी कितना होगा 12, यानी कि कुल मिलाकर 24, इसी को बोलेंगे 12 जोड़ी, ठीक है। तो बताया जा रहा है सीने की 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होती हैं अर्थात जब सिकुड़ती हैं तब पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती हैं। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि सांस लेने के क्रम में क्या होता है कि जो हमारी पसलियां हैं वो दोस्तों फैलती हैं। तो ये फैलती कब है, जब दोस्तों आपके 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित जो पेशियां होती हैं जब वो संकुचित होती हैं, जब ये सिकुड़ती हैं, तब जाकर जो पसलियां होती है वो बाहर की ओर खिसक जाती है। बाहर की ओर खिसकने का अर्थ ये होता है कि इसमें दोस्तों फैलाव का गुण देखा जाता है, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। यानी दोस्तों पूरा जो आप यहाँ का जो पूरा का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जहाँ पर आपका फेफड़ा रहता है ना, वहाँ का जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं उसी को कहा जाता है वक्ष गुहा। तो दोस्तों जब ये पसलियां फैलती हैं, इनके फैलने के साथ क्या होता है कि वक्ष गुहा फैल जाता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायाफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है। डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है दोस्तों, जो डायाफ्राम होता है यह वक्ष गुहा को आपके उदर गुहा से अलग करता है। आपको पता है कि डायाफ्राम के नीचे ही क्या होता है, अमाशय उपस्थित रहता है, यकृत उपस्थित रहता है, आपका जो अग्नाशय है वो उपस्थित रहता है। यानी भोजन के पाचन क्रिया का जो संपूर्ण अंग है यह दोस्तों डायाफ्राम के नीचे ही उपस्थित रहता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो आपका डायाफ्राम होता है वो क्या करता है कि आपके वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। साथ ही दोस्तों ये जो पसलियां होती हैं जब फैलती सिकुड़ती हैं तो इनको एक निश्चित आधार प्रदान करने का जो स्वरूप है वो दोस्तों डायाफ्राम ही करता है। यानी कि इनके फैलने और सिकुड़ने से इनमें दोस्तों बिल्कुल भी कुछ मतलब बदलाव ना हो सके या इनके स्थिति में कोई दोस्तों परिवर्तन ना हो सके, इसके लिए क्या करती है कि एक निश्चित या आधार प्रदान करती है, कौन, तो डायाफ्राम, ठीक है। और इसका जो आकार होता है यह दोस्तों गुंबद के जैसा होता है, यानी ऐसे होता है। कैसा होता है भाई, यानी इस तरीके से गुंबद के जैसा होता है। और इसका जो आकार होता है यह बदलता है किसके कारण, तो यह बदलता है पसलियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण। जब दोस्तों पसलियां फैलती हैं यानी जब पसलियां बाहर की ओर दोस्तों गति करती है तो उस स्थिति में जो डायाफ्राम है वो कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फैलने के क्रम में जब ये पेशियां दोस्तों फैली हुई है तो उस क्रम में जो ये डायाफ्राम है ये क्या हुआ है, ये नीचे की ओर दोस्तों आपका चला गया है, यानी दोस्तों ये नीचे दबकर चपटा हो जाता है। इसी कारण वक्ष गुहा का आयतन भी बढ़ जाता है। दोस्तों आप सांस लेने के क्रम में जब आप वायु को ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके वायु को आपके शरीर के फेफड़े में प्रवेश करने का एक दोस्तों स्पेस मिल जाता है, एक स्थान मिल जाता है। और यह स्थान कैसे मिलता है, जब वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है। जब वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है तभी दोस्तों आपके सांस लेने के क्रम में जो वायु होती है वो फेफड़े में प्रवेश कर पाती है। और जब ये दोस्तों फेफड़े में प्रवेश कर पाती है तो आपके फेफड़े में उपस्थित जो श्वसनिकाएं होते हैं वो क्या करते हैं कि उसे कुपिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। और कुपिका के पास दोस्तों क्या होता है कि जब आपका रक्त आता है
तो उस रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ जो आपके वायु में उपस्थित जो आपका ऑक्सीजन गैस होता है वो उनसे संयोग करके आपके शरीर के विभिन्न भागों या दोस्तों कोशिकाओं तक ये पहुंच जाता है, अर्थात इसका दोस्तों प्रसार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद दोस्तों आपके श्वसन का जो प्रक्रम है वो आपका पूरा होते रहता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है, इस तरह वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने आप लोगों को बताया कि जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का भी आयतन बढ़ेगा। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से जब फेफड़ों का आयतन बढ़ जा रहा है तो फेफड़ों का आयतन बढ़ने से क्या होगा कि फेफड़ों में दोस्तों अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। क्या होगा भाई, अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। और जब अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा तो उस स्थिति में आपने सांस लेने के क्रम में जो वायु को ग्रहण किया होता है वह वायु बिल्कुल अच्छी तरीके से सरलता पूर्वक आपके फेफड़े में प्रवेश कर पाती है। जब दोस्तों फेफड़े में प्रवेश कर पाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि फेफड़े में उपस्थित जो श्वसनिकाएं होती है वो क्या करती है दोस्तों कि उसे यानी जो वायु होता है उसको क्या करता है कि कुपिका तक पहुंचा देता है और कुपिका के पास से गुजरने वाले जो रक्त होते हैं उस रक्त में उपस्थित जो हेमोग्लोबिन वर्णक होता है वो क्या करता है कि आपके वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस होता है उससे संयोग करके आपके शरीर के विभिन्न भागों तक वो चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका शेष वायु होता है वो वहीं पर रह जाता है। फिर जब दोस्तों आपके सांस छोड़ने के क्रम में जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका तक आता है तो दोस्तों जो कुपिका होता है वो क्या करता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो बचा हुआ जो आपका हवा है ना उसी बचे हुए हवा के साथ दोस्तों यह मिला देता है। जब मिला देगा तो उस स्थिति में आपका जो वायु होगा वो मिश्रित हो जाएगा। यानी पहले था ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन निकल गया तो उसमें कौन सी वायु मिश्रित हो गई, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु मिश्रित हो गई। और फिर क्या होगा दोस्तों कि सांस छोड़ने के क्रम में आपकी इन्हीं पसलियों और श्वास नली के माध्यम से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिश्रित हवा है वो दोस्तों नासिका के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इतना दोस्तों आप लोगों ने जान लिया। बात करते हैं उच्छ्वास क्रिया में। उच्छ्वास क्रिया किसको बोलते हैं, तो उच्छ्वास क्रिया बोलते हैं उच्छ्वसन यानी कि बाह्य श्वसन। जब आप सांस को छोड़ते हो तो उसी को कहा जाता है उच्छ्वास क्रिया। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है इस समय पसलियों के बीच की पेशियां ढीली हो जाती हैं जिससे पसलियां पीछे खिसक जाती हैं। यानी दोस्तों इनमें जो फैलाव का गुण है वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, यह अपने समान रूप में हो जाती है तथा डायफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। तो मैंने खुद बताया आप लोगों को कि जो डायफ्राम का जो आकार होता है वो गुंबद के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी गुंबद के जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कैसा है, यहाँ पर गुंबद के जैसा है। यानी सांस छोड़ने के क्रम में क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वो पूर्व स्थिति में आ जाता है, अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है और साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर जो पेशियां होती हैं, जो पसलियां होती है, तो पसलियों के बीच जो पेशियां होती हैं वो दोस्तों ढीली हो जाती है। यानी पहले क्या थी, पहले वो दोस्तों संकुचित थी, कब, जब आप सांस ले रहे थे तब, लेकिन सांस छोड़ने के क्रम में पसलियों के बीच स्थित जो पेशियां होती हैं वो दोस्तों ढीली हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है और पसलियां अंदर की ओर गति करती है, यानी पुनः से अपने समान अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आगे है इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक कर CO2 मिश्रित हवा को ट्रेकिया तथा फिर नासिक छिद्रों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। दाब इतना बढ़ जाता है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि प्रेशर बढ़ने के साथ दोस्तों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ जो हवा होता है मिश्रित हवा, उसको क्या करता है कि जो आपका फेफड़ा है वो दोस्तों बाहर निकाल देता है। जब उसे बाहर निकाल देता है तो बाहर क्या है भाई, बाहर आपका श्वासनिका होता है और फिर श्वासनिका से जुड़ा हुआ श्वास नली होता है और श्वास नली से जुड़ा हुआ दोस्तों आपका कौन होता है, तो आपका नासिक बेस्म होता है, यानी ग्रसनी होता है फिर नासिक बेस्म होता है और उसके माध्यम से क्या होगा कि आपका ये जो वायु होगा वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा ही क्या होता है दोस्तों आपके श्वसन क्रिया में, ऐसा ही आपका प्रोसेस देखने को मिलता है। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सांस लेने और सांस छोड़ने के क्रम में क्या होता है कि आपके इन पसलियों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर दोस्तों ये पसलियां बिल्कुल भी अगर ना फैले या ना सिकुड़े तो उस स्थिति में आपके फेफड़े में आने वाली जो वायु होगी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब अच्छे तरीके से प्रवेश नहीं कर पाएगी तो उस स्थिति में आपके शरीर में आने वाली जो ऑक्सीजन गैस है और आपके शरीर से जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका विनिमय बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण दोस्तों क्या होता है, इसी कारण दोस्तों आपके शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाता है।
ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है श्वासोच्छ्वास, यानी श्वासोच्छ्वास करने का मतलब है कि इसमें दोस्तों दोनों क्या है, क्रिया सम्मिलित है। यानी देखिए सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को श्वासोच्छ्वास के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम होता है ब्रीथिंग। क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। तो आप लोग इस चीज को समझ के रखना। देखिए इसमें अगर बात करें परिभाषा का तो क्या है भाई परिभाषा, परिभाषा है श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सांस लेने वाली क्रिया और सांस छोड़ने वाली जो क्रिया है जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, तो यही दोस्तों श्वासोच्छ्वास कहलाती हैं। यह जो क्रिया होता है यह दोस्तों कोशिकाओं के बाहर होता है, जबकि जो आपके श्वसन का प्रक्रम होता है वो कोशिकाओं के अंदर होता है। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ के रखना कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी क्या करता है, यह अपना जो संबंध है वो श्वसन के प्रक्रम से नहीं रखता। ठीक है, साथ ही मैंने बताया कि यह दोस्तों क्या है, यह एक प्रकार का यांत्रिक क्रिया होता है, जबकि आपका दोस्तों जो श्वसन का जो प्रक्रम है वह एक प्रकार का रासायनिक क्रिया होता है जिसमें एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है। देखिए यहाँ पर होती मैंने 2 बार लिख दिया है, आप केवल एक ही बार उतारना है। यानी इस क्रिया को होने के लिए बिल्कुल भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें श्वसन प्रक्रम का तो दोस्तों श्वसन प्रक्रम में जो होने वाली क्रिया होती है वो हर एक चरण में एंजाइम की उपस्थिति में ही होती है। अगर एंजाइम ना हो तो उस स्थिति में आपके श्वसन के प्रक्रिया में आने वाला जो ग्लूकोज का विखंडन है वो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हो सकता है। वो दोस्तों एंजाइम की सहायता से क्या होता है, उसका विखंडन हो पाता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें एंजाइम की सहभागिता होगा श्वसन में, लेकिन जो आपका श्वासोच्छ्वास है इसमें बिल्कुल भी एंजाइम की भागीदारी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता। जब दोस्तों श्वसन का प्रक्रम होता है तो उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी में, यानी ऊर्जा संचित होती है एटीपी में, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऊर्जा संचित नहीं होती बल्कि इसमें ऊर्जा खर्च होती है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा रहेगा तभी दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप सांस ले और छोड़ सकते हैं। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आप सांस लेने और छोड़ने के क्रम में क्या हो सकते हैं, आप दोस्तों सुस्त हो सकते हैं। यानी आपके शरीर में दोस्तों इतनी शक्ति नहीं रह पाएगी जिससे कि आप सांस ले और छोड़ सकें। ठीक है, जिस इंसान के अंदर अगर ऊर्जा शून्य हो जाती है, उसके अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रह पाता है, तो उस स्थिति में उसकी जो सांसें होती है वो बंद हो जाती है। आप खुद समझ सकते हैं। यानी सांस लेने और छोड़ने का जो क्रम होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो अस्थगत हो जाता है। ठीक है, अगला वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि फेफड़ों द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान है वो कैसे किया जाता है, उसी को मैं आप लोग को अगली वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से मानव श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है उसे समझने का प्रयास किया है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।